अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज असलान अली। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो है वो मैं आपको 2.4 जो है वो मैंने स्टार्ट की हुई है। आज जो है उसके जो है वो थर्ड और फोर्थ पार्ट आज करूँगा। पहले क्वेश्चंस के जो पहले दो पार्ट मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, उसका जो है वो आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे जो दो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाद वो डिस्कस करूंगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट क्वेश्चन तो हम कर रहे थे यूज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई, यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए सिंप्लीफाई करें। पहले दो क्वेश्चन जो है वो मैंने डिस्कस किए हैं अपनी वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो थर्ड क्वेश्चन जो है वो ये हम आज स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन x की पावर -2 y की पावर -1 z की पावर -4 ओवर x की पावर 4 y की पावर -3 z की पावर 0 एंड होल की पावर है -3। सो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करते हुए जो है वो सिंप्लीफाई करना है। मेरी एक वीडियो में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को भी देखें तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ही यूज करने हैं, साथ साथ मैं वो डिस्कस भी करता जाऊंगा और साथ साथ मैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई भी करता जाऊंगा। देखिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में अगर आपने एक लॉ जो है वो पढ़ा हो कि हमारे पास अगर a की पावर n है और बाहर हमारे पास n है, यानी a की पावर n उसकी होल की पावर m है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी mn हो जाता है। ठीक है, यानी अगर हम कहें कि हमारे पास कोई भी पावर है 2 है, उसकी होल की पावर 3 है, तो ये जो उनकी पावर्स हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको देखें तो इसकी होल की पावर हमें -3 गिवन है, तो जो -3 हमें गिवन है तो हमने सारी पावर्स से जो है वो अंदर जो पावर्स गिवन है, जो डिग्रीज गिवन है, उनसे हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए -3 को जब इन सारे जो वेरिएबल्स की डिग्रीज हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगा, यानी लॉ, ये एक लॉ जो है वो एक्सपोनेंट जो है वो इस पे लागू होगा। देखिए, सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करते हैं -3 को इस पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने इसको आपको बताया। ठीक है, -3 को जब आप -3 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 आता है। ठीक है, -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि -2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू 6 होगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। आगे हम y की देखते हैं तो -1 है -3 है, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है वो 3 आएगा, यानी -1 को मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो 3 आएगा पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको सॉल्व करें z की पावर 12 हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि -4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ तो ये 12 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब आप करेंगे नीचे वालों को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यूं हो जाएगा कि x की पावर -12, x की पावर -12 कहाँ से आया, क्योंकि +4 है -3 है तो -12 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम y -3 एंड +9 हो जाएगा। उसी तरह जब z की पावर 0 है तो 0 को जब आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आएगा। ठीक है, तो यानी ये सिंप्लीफाई हमारे पास हो जाएगा, एक स्टेप सिंप्लीफाई हो जाएगा, यानी इस पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो गया कि जो होल की पावर है, जरूरी नहीं कि यही आए, इसके अलावा जो भी होल की पावर हो उसके अंदर जितनी भी डिग्रीज होती हैं उनसे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम जरा गौर से देखें तो मजीद अगर हम इसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को देखें तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इसमें यूज होता है कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास 2 बेसिस हैं, ठीक है, ये है हमारे पास 2 बेसिस, सेम बेसिस है और उनकी डिग्रीज m है, एक की n है और एक की m है। जब 2 बेसिस हैं हमारे पास, सेम बेसिस हैं और उनकी डिग्रीज जो हैं वो डिफरेंट हैं और बेसिस जो है वो सेम है और वो दोनों डिवाइड हो रही हैं, तो आप क्या करेंगे, उनकी पावर्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी जिनकी बेसिस सेम है और पावर डिफरेंस हैं या सेम है, कोई इससे कोई एनीवेज कोई मसला नहीं है, लेकिन बेसिस सेम होने पर दोनों जो है वो डिवाइड भी हो रही हों, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, उनकी पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो यहाँ पर जरा गौर करें,
ये भी बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, ठीक है। इनकी जो डिग्रीज हैं, ठीक है, इनकी जो डिग्रीज हैं वो क्या हो जाएंगी, नीचे वाली जो डिग्री होगी, अगर नीचे वाली डिग्री माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो जरा गौर से देखें, तो हमने इन दोनों को देखना है कि ये एक्स एक्स है, इनकी बेस सेम थी, तो हमने क्या लिखा 6 + 12। आप सोचते होंगे कि सर इनको तो माइनस करना है, तो आपने प्लस कैसे कर दिया, तो प्लस आप देखें ना, इनके साथ माइनस है, तो ये जब डिग्री ऊपर कन्वर्ट होगी, जैसे इसके साथ प्लस था तो ऊपर कन्वर्ट हुई तो माइनस हो गया, अगर इसके साथ माइनस होता तो ऊपर जाकर क्या होना था, ये दोनों प्लस हो जाने थे, ठीक है, यानी n + m हो जाना था। यानी दो डिग्रीज जब आपस में, दो बेसिस जब आपस में डिवाइड हो रही हूँ, ठीक है, और उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, नेगेटिव हो जाती हैं। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस है, एक डिग्री माइनस है, तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है। अब ये हो गया। अब उसके बाद y की बारी आती है, तो हम जरा गौर से देखते हैं कि y है, ठीक है। अब y को हम जरा गौर से देखें तो यहाँ पर 3 है और ये 9 है, तो हम क्या करेंगे, 3 - 9 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 0 को देखते हैं, तो यहाँ तो 0 है, तो मैंने आपको बताया था कि जो किसी की पावर जब 0 होती है, किसी बेस की पावर, किसी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो विच इज इक्वल टू 1, ठीक है, वो 1 की इक्वल होती है। तो आपने क्या करना है, ये तो सोल्व हो गई, ये जो हो गया हमारे पास 1 के इक्वल हो गया, ठीक है, ये 1 के इक्वल हो गया, ये बेस खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब जरा गौर से देखें, ये हो जाएगा 18, ठीक है, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 6 की पावर 12, और ओवर में 1 लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि जिसके ओवर में कुछ नहीं होता उसके ओवर में 1 ही कंसिडर किया जाता है। तो देखें, ये हमारे पास मजीद सिंप्लीफाई हो गया। तो कोशिश ये करें कि जिसकी डिग्री नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव बनाएं, ठीक है। देखा जाए तो आंसर बिल्कुल यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन आपने ये कोशिश करनी है कि जो हमारी डिग्री है, किसी वेरिएबल की डिग्री वो नेगेटिव तो नहीं है। अगर किसी वेरिएबल की डिग्री अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाएं। तो वो पॉजिटिव आप कैसे बनाएंगे, ये भी एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास a की पावर -2 है तो इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है। यानी इसके नीचे 1 ही है, जैसे मैंने अभी अब बताया आपको, तो जब आप इसको पॉजिटिव करेंगे ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। इसी तरह ये भी अगर आप गौर से देखें कि x की पावर 18 वैसे ही आ जाएगा, z की पावर 12 भी वैसे आ जाएगा, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ओवर में जाकर आप पॉजिटिव कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा कि कोई भी डिग्री नेगेटिव आ गई है तो उसका रेसिप्रोकल यानी ऊपर से नीचे कन्वर्ट कर देते हैं। अगर नीचे नेगेटिव है तो उसको उठाकर ऊपर मेंशन कर देते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन जो है वो हमारा सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जरा उसको गौर से समझिएगा, उसको भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करते हुए हमने सॉल्व करना है। जरा गौर से वो भी क्वेश्चन देखिएगा, वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, उसको भी जरा गौर से देखिएगा। 81 की होल की पावर है n इंटू 3 की पावर 5 -3 4n - 1 and 243, ठीक है, ओवर 9 2n and 3 की पावर 3। सो ये क्वेश्चन करने से पहले आप 2-3 चीजें जो हैं वो उसको रिमाइंड कर लें, ठीक है। कुछ चीजें जो इसमें रिमाइंड करने वाली ये हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि जब 2 बेसिस हैं, ठीक है, यानी अगर हमारे पास है n है और एक 1 है, ठीक है, जब ये 2 बेसिस हैं, ये डॉट का मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। जब 2 बेसिस हैं और उनकी डिग्री कुछ भी है, एनीवेज कुछ भी आ जाए, उनकी बेसिस सेम है और वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बेस एक बार n + n कर देंगे। अंडरस्टूड, मतलब कि इसमें ये अंडरस्टूड सी बात है कि जब 2 बेसिस सेम हैं, उनकी पावर्स नथिंग कुछ भी है, उनकी हम क्या करेंगे, जब उनको सोल्व करेंगे तो उनकी पावर्स ऐड कर देंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो इसी तरह अगर मैं ये फॉर्म गिवन है हमें, तो हम इस फॉर्म से इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ये चीज हमें गिवन है तो हम क्या करेंगे, बेसिस 2 कर देंगे और एक को n कर देंगे, एक को 1 कर देंगे। लेट्स सपोज अगर हमें दिया हुआ है 3 की पावर 4n - 1, सो इसको हम ऐसे ही करेंगे कि 3
की पावर 4n इंटू 3 की पावर -1। ये आसान सा कॉन्सेप्ट है कि जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ये दो देखें बेसिस सेम है, जब इनकी बेसिस सेम है तो हम यूं लिखेंगे ना, इनकी पावर ऐड करेंगे ना, तो यहाँ तो माइनस आ गया तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक है, -1 हो जाएगा। तो ये फॉर्म अगर ये है तो इसको ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं हम, इसमें कोई मतलब मुज़ायका नहीं है कि हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इसको ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं और इसको हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये थोड़ी सी चीज़ें जो मैंने आपको इससे पहले समझाना ज़रूरी थी, तो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ही यूज़ हो रहा है इसमें, क्योंकि आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझने हैं, वो आप मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सारे एक्सप्लेन है, इसलिए ये आपको समझ आएगी, ठीक है, वो आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। सो देखिए सबसे पहले 81 को जो है आप फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। 81 फैक्टराइज हो रहा है 3, ठीक है, 3 to the 6, 3 7 3 9 3 3 एंड 3 1 ये फैक्टराइज हुआ तो ये देखिए 3 की पावर 4 बन गया, ठीक है, 3 की पावर 4 होल की पावर n आ गया, ठीक है, यानी वही n आ गया और ये 3 की पावर फैक्टराइज करके उसको पावर की फॉर्म में लिख दिया इनटू 3 की पावर 5। ये देखें ये एक पूरी टर्म है और ये जो माइनस आ गया अगली वाली टर्म देखें ये हम लिख देंगे इसको एज इट इज, और ये 243 को फैक्टराइज कर दें, ठीक है जी। 243 को फैक्टराइज करते हैं जी, ये बनता है 3 8 24 3 1 3 3 2 6 3 2 6 एंड 3 7 3 9 3 3 एंड 3 1 सो 1 2 3 4 5। सो ये बना हमारे पास 3 की पावर 5। ये मैं ब्रैकेट डॉट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और नीचे हम अगर आप आए तो ये 9 भी फैक्टराइज अगर करें तो 9 3 3 9 3 1 3। ये हम फैक्टराइज इसलिए कर रहे हैं, सिंपलीफाई कर रहे हैं ना, तो सिंपलीफाई जब आप करते हैं तो चेक कर लें कौन सी ऐसी टर्म जो है वो फैक्टराइज की जा रही है। अगर कोई फैक्टराइज नहीं हो रही तो उसको एज इट इज लिख दें, अगर फैक्टराइज हो रही है तो उसको फैक्टराइज करना जरूरी है, ठीक है। देखें अब ये हो जाएगा 3 की पावर 2, और देखें जब हो गया तो ऊपर 2n वैसे ही आ जाएगा, और ये 3 की पावर 3 एज इट इज आ गया, क्योंकि इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। सो यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अब जरा गौर करें, यहाँ पर अगर हमारे पास ए बी अगर गिवन है, अगर मैं यहाँ पर डॉट नहीं लगाता हूँ, ठीक है, ए बी माइनस बी ए गिवन है, ठीक है, तो लेट्स हमें पता चलता है कि ये एक टर्म है ये दूसरी टर्म है। कैसे पता चला? क्योंकि ये एक टर्म कंसिडर हो रही है और ये माइनस और प्लस, जब माइनस और प्लस आ जाता है यानी ऑपरेशनल साइन आ जाता है तो वो टर्म्स सेपरेट हो जाती हैं, यानी ये देखा जाए तो ये मल्टीप्लाई ही हो रही हैं, लेकिन ये एक टर्म कंसीडर हो रही है। जैसे ही माइनस आ गया तो ये अगली टर्म स्टार्ट होगी, ये भी एक ही टर्म है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन है एक टर्म कंसीडर होगी, ठीक है। तो जरा गौर करें तो यहाँ पर भी ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं और यहाँ पर भी ये दो चीजें मल्टीप्लाई ही हो रही हैं, तो दैट इज वन टर्म एंड दैट इज अनदर टर्म, ठीक है। इस तरह से आपने इसको गौर से देखना है, ठीक है। ये कोई दो टर्म नहीं है, ये एक ही टर्म कंसीडर हो रही है, लेकिन ये माइनस डाल के अगली दूसरी टर्म शुरू हो जाती है, यानी माइनस या प्लस करने मल्टीप्लाई करने से टर्म्स नहीं बनती, प्लस या माइनस आएंगी तो वो ऑपरेशनल साइन जब आता है तो टर्म्स तब बनती हैं, ठीक है। तो जरा मजीद सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 5, अंडरस्टैंड। सो माइनस 3 की पावर, देखिए इसको हम सेपरेट कर लेंगे जैसे कि मैंने अभी बताया, रूट 3 की -1 सो इंटू 3 की पावर 5, ठीक है, अंडरस्टैंड। सो नीचे अगर हम इसको सोल्व करें तो ये भी बन जाएगा 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 3, ठीक है। इतना सा तो आपको समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। अगर समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इससे मजीद जो है वो सिंप्लीफाई इंशाल्लाह इसको करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब देखिए जरा गौर करें, ये भी एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या चीज आ रही है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन इसमें देखिए जारी बात है, जब दो टर्म्स होती है उसमें देखा जाता है कि कॉमन क्या है, जो कॉमन होता है उसको बाहर ले लिया जाता है, उसको टेक कर लिया जाता है, क्योंकि ये एक टर्म कहलाती है और ये दूसरी जितनी भी टर्म है मल्टीप्लाई होती जाए लेकिन वो कंसीडर एक ही टर्म होगी, ठीक है। सो जरा गौर करें इसमें टेकिंग कॉमन क्या आ रहा है, 3 की पावर 4n भी कॉमन आ रहा है और साथ 3 की पावर 5 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, अंडरस्टैंड। सो इसमें से जब आप कॉमन ले लेते हैं तो 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 5 कॉमन आ गया,
अंदर ये देखिए ये तो कॉमन चला गया, बाकी 1 बचा माइनस सिर्फ बचा -3। ठीक है, मतलब ये चीज हमारे पास सिर्फ ये बच गई, ये दोनों चीज तो कॉमन चलेगी, नीचे आ जाएगा 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, सो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये चीज कट कर देंगे। ठीक है, अब हमने देखा कि हमारे पास बचा 3 की पावर 5 इंटू 1 माइनस 3 की पावर -1 और नीचे बचेगा 3 की पावर 3। सो देखें जरा गौर करें, इनकी बेस सेम है, तो मैंने कहा था ये दोनों डिवाइड हो रही हैं, जिनकी बेस सेम हो और वो डिवाइड हो रहे हो तो उनकी पावर्स जो होती है वो नेगेटिव हो जाती हैं, 5 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा 1 माइनस पावर। ठीक है, सो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 1 माइनस 1 ओवर 3। आप सोच रहे होंगे सर 1 ओवर 3 आपने क्यों लगा दिया, 1 ओवर 3 क्यों लगाया, क्योंकि इसकी पावर -1 थी, तो इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो वो 1 ओवर 3, यानी इसकी पावर 1 मेंशन ना भी करें तो ये 1 ही है। सो जरा गौर करें, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1 माइनस, सॉरी यहाँ से एलसीएम ले लें, सो 3 एलसीएम आ गया इसका, तो ऊपर आएगा 3 माइनस 1, ये इसका एलसीएम। उसके बाद हम जब इसको सॉल्व करेंगे 9 इंटू 2 ओवर 3, कटिंग करें, यहाँ पर हमारे पास 3 बचेगा एंड इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 6 होगा। ठीक है, यहाँ से जब मैंने एलसीएम लिया, क्योंकि देखें जब दो रैशनल नंबर के दरमियान प्लस या माइनस आ जाए, ये भी रैशनल नंबर है ये भी रैशनल नंबर है, जब दो रैशनल नंबर के दरमियान प्लस या माइनस आ जाए तो उसका एलसीएम लेते हैं। जब मैंने उसका एलसीएम लिया तो 3 आया, तो फिर मैंने इसको इस पे डिवाइड किया तो क्या आया, 3 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 3 माइनस, उसके बाद 3 को 3 पे डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। ये मेरा रैशनल नंबर को ऐड प्लस करने वाला भी आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगी। ये हमने किया, इनको माइनस किया तो ये आया, कटिंग की तो फाइनल आंसर हमारे पास 6 आ गया। तो यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, आपने ये दो क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो भी इंशाल्लाह मैं लाऊंगा, तब तक के लिए दे इजाजत।